हाय व्यूअर्स, दिस इज़ हमारे सन ऑफ व्यूअर्स। हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और एक्ट्स पर हैं और एक्ट 3 को हम कंक्लूड कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर तक। और हमने ये कहा था कि हम इस लेक्चर में एक्ट 3 को कुछ फिल्मों पर फिट कर कर देखेंगे कि क्या ये इस पर पूरा आता है कि नहीं। तो हम एक दो फिल्म के एग्जांपल लेंगे और चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं होता तो ये बेसिकली ये चीज़ें तो प्रैक्टिकल हैं और ये कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो व्यूअर्स, इस लिहाज से आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये तकरीबन हम 3 एक्ट्स को कंक्लूड करेंगे, तो ये हाफ ऑफ द एक्ट्स हमारे हो जाएंगे और उसमें फिर ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब तक आपने क्या ग्रिप किया है। तो व्यूअर्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, एक्ट 3 में क्या था? स्टम्बलिंग इनटू द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। और ये भी हमारे ग्रुप में पूछा जाता था कि जी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो पहली बात ये कि मैंने आपको बताया था कि स्टोरी के एक मेन गोल होता है। जो मेन गोल होता है उसमें जो रुकावट आ रही होती है, जो मसला आ रहा होता है, वो उसका मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अब हम जब ये एग्जांपल कर रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा और एलैबोरेट हम कर देंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्ट 3 की डेफिनेशन क्या थी। हमने कहा था कैरेक्टर स्टम्बल्स इनटू द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो स्टोरी का सेंट्रल मसला है, जो सेंट्रल इशू है, या जो उसके मेन गोल की सबसे बड़ी रुकावट है, तो वो जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, तो कैरेक्टर क्या करता है? The character stumbles into the central conflicts and faces an intentional opposition pursuit of the false goal। तो ये एक पार्ट था हमारा थर्ड एक्ट का। तो क्या होता है कि कैरेक्टर स्टम्बल करता है सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट में और उसको एक इंटेंशनल ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, जबकि वो क्या परस्यू कर रहा होता है? एक फॉल्स गोल परस्यू कर रहा होता है। ये हम पीछे देख कर आए हैं, पढ़ के आए हैं। आप इसको ज़्यादा एलैबोरेट, अगर आपने हमारे व्यूअर्स ने भी ज्वाइन किया तो वो पिछले लेक्चर्स में देखें कि इसका हमने कितना और किस तरह एलैबोरेट किया था। और उसके बाद क्या होता है कि व्हेन देयर इज़ अ ग्रेव टर्न ऑफ इवेंट्स, हमने कहा था कि वो टर्न आता है कि जिसके बाद ही रियलाइजेज और शी रियलाइजेज दी मोमेंट ऑफ द ट्रुथ। तो ये हमारी डेफिनेशन थी एक्ट 3 की और ये हम पीछे देख कर आ गए। अब इसको हमने फिल्म पर फिट करना। तो व्यूअर, सबसे पहले हम लेते हैं हंगर गेम्स। तो हमें पता है कि व्हेन द गेम स्टार्ट्स, तो इस डेफिनेशन को हम इससे लगाते हैं कि व्हेन द गेम स्टार्ट्स, तो कैटनिस को क्या पता चलता है? जब गेम स्टार्ट होती है, यानी कि मेन गेम जब स्टार्ट होती है, शी ट्राइज टू अवॉइड द अटैक्स ऑफ द कंटेस्टेंट्स, और यही उसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, ये ज़रा गौर कीजिए कि जब मेन गेम स्टार्ट होती है तो अगर वो कंटेस्टेंट ही ना हो जो कि उसके अगेंस्ट मतलब यहाँ उस गेम के अंदर है, तो फिर तो कैटनिस से सिंपल भाग के ही वो पूरा कर ले। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ पर कुछ और कंटेस्टेंट है जो उसको विन नहीं करना देना चाहते हैं या खुद विन होना चाहते हैं। तो लिहाजा कि इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट कैटनिस का इस टाइम ये है। ओके, और वो क्या इंटेंशनल अपोजिशन क्या है? दे वांट टू किल हर। तो ये इसका इंटेंशनल अपोजिशन आ गई। सो दे वांट टू किल हर बिफोर शी विंस द गेम एलोन। ये उसका फॉल्स गोल है, यानी वो ये चाह रही थी वो ये कि मैं अकेले ही, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अकेले ही विन कर जाऊंगी, 8, 10, 15, 20 जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनकी ऐसी की तैसी मैं खुद ही कर जाऊंगी। ऐसा नहीं हो रहा। तो लिहाजा एक तो ये इस फॉल्स गोल की तरफ वो जब वो एक्ट 3 में आई तो वो एक फॉल्स गोल को परसू कर रही थी, उसका पीछा कर रही थी, जबकि वो एक्चुअल वो जिसको तो वो फॉल्स गोल नहीं समझ रही थी ना, उसको तो वो अपना मेन गोल समझ रही थी, लेकिन असल में वो एक फॉल्स गोल था। देन शी रियलाइजेज दैट पीटा, जो कि उसका फ्रेंड था, वो वर्क कर रहा है किसके साथ? उसके जो अगेंस्ट लोग हैं, यानी अभी तक उसको रियलाइज हुआ कि पीटा तो उनके साथ है। एंड शी ऑल्सो बर्न्स हर लेग, ये भी हमने पिछले वीडियो में इसका क्लिप भी दिखाया था। तो ये वो टर्न आया है, क्यों कि अब वो ज़ख्मी हो गई और पीटा जो है उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो उसके साथ नहीं है, वो उनके साथ है। तो ये एक टर्न है। ओके, एंड देन शी अटैक्स। फिर यहाँ पर वो अटैक करती है भाई, क्या? वो जो 20 का जो नेट होता है, जिसको वो ट्रैकर जैकेट नेट कहते हैं उस फिल्म के अंदर, तो वो उन पर गिराती है। तो ये एक उसका अटैक होता है। तो वो अटैक करती है। ये मैं आपको पहले बताया कि फर्स्ट टाइम
ऐसा होता है कि वो मतलब जो है अटैक करती है। तो ये उसने अटैक किया और फिर यहाँ पर शी सेव्ड बाई पीटा। अब उसको पता लगा पीटा ने उसको सेव की यहाँ पर, और यहाँ पर फिर उसको बो एंड एरो मिलती है। और इसका मतलब है कि नाउ कि अब वो जब उसके पास वो आ गई, चूँकि मेन हथियार भी उसका यही था ना, शुरू से हम फिल्म में देख रहे हैं कि वो बो बड़ा और ये बड़ा अच्छा चला सकती है। तो वो जब उसको मिल जाता है वापस, तो इस तरीके से वो फाइट बैक कर सकती है। तो यहाँ पर ट्रुथ मोमेंट आ गया। यहाँ पे वो रियलाइज़ कर गई कि मैं गलती पर थी, अब मुझे फाइट करके ही इसको विन करना है, और किस तरीके से विन करना वो आगे एक्ट्स में देखेंगे। लेकिन यहाँ तक वो ट्रुथ मोमेंट उसको आ चुका है। अब इनको ये हमारी डेफिनेशन हमने फिट कर दी। अब इन सेगमेंट्स को हम थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले कि स्टम्बलिंग इनटू द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि करेक्टर जो होता है, करेक्टर अपने वर्ल्ड को या स्टोरी वर्ल्ड जिसे हम कह सकते हैं उसको ज़्यादा बेहतर समझना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से वो जो गोल बनाता है वो गोल अपोज कर रहा होता है जो कि उसके एंटेगनिस्ट का गोल है। तो हम कहते हैं कि उसने एक न्यू गोल बनाया, जो कि हम देखेंगे फॉल्स गोल होता है, लेकिन वो जो न्यू गोल है वो हमारा एंटेगनिस्ट के अगेंस्ट वो गोल बन गए, इसलिए हम कहते हैं स्टम्बलिंग इनटू दी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमने ये जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, स्टम्बलिंग सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट में देखा है, इसमें दोनों तरफ देखेंगे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में तो हम देखते हैं कि जो कैरियर्स हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, वो उसके अगेंस्ट हैं, ये एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। लेकिन अंदर की अब थोड़ी सी इसमें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पीटा हर्ट कर रहा है उसको, वो ये समझ रही है कि वो उनके साथ वर्क कर रहा है इसके अगेंस्ट। तो बेसिकली अब उसकी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, पीटा के लिए जो उसकी फीलिंग है उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। एक बात तो ये होगी, तो इसका मतलब है कि वो अब हो क्या रहा है कि एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, कंटेस्टेंट उस पर वो कर रहे हैं, अंदर उसको पीटा का मसला आ रहा है, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, वो एक तरफ तो कंटेस्टेंट से लड़ रही है, ठीक है, वो एक सेंटर, और दूसरी तरफ वो अब बेसिकली अपनी ह्यूमैनिटी को बड़ा उसने संभाल के यहाँ पर जोड़ के रखा हुआ है, बिखरने वाली है, अपने भी उसके साथ उसको नज़र नहीं आ रहे, ये इसकी इंटरनल फीलिंग है। तो ये आपने जब आप फिल्म लिख रहे होंगे तो ये चीज़ का आपने टच देना है, ठीक है। देखें, मेरा काम आपको सिर्फ गाइड करना है। देखें, पूरा स्क्रिप्ट हम नहीं, मैं आपको डिक्टेट नहीं कर सकता कि आपकी क्या स्टोरी है, उसमें हम कैसे वो करें। तो लेकिन मैंने इतना कर दिया है, अगर आप पूरे यूट्यूब चैनल्स में भी देखें, मैंने इतना ज़रूर कर दिया कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को ग्रैब कर चुके हैं तो आप में अब वो कॉन्फिडेंस ज़रूर आता जा रहा है। देखें, कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि फर्स्ट ज़रूरी नहीं कि जब आप लिख लें, नहीं, पहले बात है कि आपको लॉजिकल चीज़ों को समझ में, जब आप लॉजिकल चीज़ों को समझना शुरू हो जाएंगे तो पेपर पे भी आप बेहतर उतारना शुरू कर देंगे। लिहाजा जब लॉजिक आपके पास होगा, कॉन्फिडेंस आपके पास डेफिनेटली होगा। खैर, अब हम इसको और जो एलेबोरेट करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट का बता दिया कि स्टम्बलिंग सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियल्स क्या है, इसका जिक्र मैंने इस एक्ट में आपके साथ किया, और काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा परेशानी भी इस बारे में। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा, क्योंकि ये दो अपोजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर का, तो सुपीरियर आइडियल में अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं फ्रीडम। इस फिल्म में फ्रीडम आपका सुपीरियर आइडियल है, और आपका जो लोअर आइडियल है, या जिसको आप इन्फीरियर आइडियल कह सकते हैं, वो है सब्जुगेशन, यानी कि अपने आप को सरेंडर कर देना। तो ये दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये दो आइडियल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियल्स हैं, ये दो आइडियल्स हैं कि जिस पर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट है ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है। उसके बाद व्यूअर इसमें था फॉल्स गोल। तो फॉल्स गोल में होता है कि जब करेक्टर को एक नया गोल रिसीव होता है तो उसको अल्टीमेट गोल समझ बैठता है, जबकि ये केस नहीं होता। इसका मतलब है जब ये नहीं होता तो फिर देयर इज़ समथिंग बिगर कमिंग अप, ये बिगर गोल है कि जिस पे उसको करना पड़ेगा। और यही वजह है कि हंगर गेम्स में कैटनिस इस गेम को अलोन ही सर्वाइव करना चाहती है कि मैं खुद से कर लूँ। ऐसा नहीं है, अगर पीटा अरीना में मर जाता तो शायद वो अपने आप को पूरी ज़िंदगी कोसती रहती, क्योंकि बाद में पीटा ही बेसिकली
उसके साथ फिर उसकी एक कंपेनियनशिप बन जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमने देखा कि उसका फॉल्स गोल जो है वो क्या है, और वो फिर जिसको वो चाहती मैं सर्वाइव कर जूँ लोन यूँ नहीं। और यही बात है कि पीटा ने फिर उसके साथ हेल्प की थी, और यही बात है कि अगर पीटा मर जाता पहले अरीना में जिस तरह के वो उनकी हो रही थी, तो इसका मतलब कि वो उसने चालाकी से वो उस ग्रुप के साथ रहा ताकि वो ख़ुद को बचाए और बाद में किसके लिए हेल्प करे, कैटनिस को हेल्प करे। इसलिए अगर वो अरीना में मर जाता तो वो अपने आप को कोसती रहती हमेशा, अपने आप को मतलब कि शायद वो गेम भी विन ना कर पाती। तो ये वो फॉल्स गोल यहाँ पर वो फेस कर रही है। उसके बाद हमारी इंटेंशनल अपोजिशन आती है, और मैंने आपको बताया कि इस केस में होता क्या है कि इंटेंशनल अपोजिशन जब आपके जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो उसकी कोई अटेंशन होनी शुरू हो जाती है एंटेगनिस्ट को कि यार ये भी कोई चीज़ है, तो फिर डेफिनेटली वो एक इंटेंशनल अपोजिशन करते हैं ताकि उसके प्लान्स को रोका जाए। कैटनिस के केस में हमने देखा कि जब गेम स्टार्ट होती है तो वो ऑलरेडी अपना एक मकाम बना चुकी है, तो वो एक हॉट टारगेट है। ये सिर्फ ट्रिब्यूट्स के लिए नहीं बल्कि जो वहाँ पर गेम मेकर्स हैं वो भी उसको फारग करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो ऐसी प्लानिंग करते हैं कि ये मर जाए, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है अब जो है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इंटेंशनल अपोजिशन उसको फेस करना पड़ रही है। हमारा टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट आता है जिसको पता है द टर्न। तो ये टर्न क्या होता है कि ये एक मेजर टर्न आता है इवेंट्स में जो कि प्रोटैगनिस्ट के स्टेक्स को बढ़ा देता है। ये हमने जब मैं आपको प्राइमरी लाइन्स के साथ इसको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट स्टेक, स्टोरी मिड पॉइंट स्टेक्स, प्रोटैगनिस्ट मिड पॉइंट स्टेक, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही थी। ये वही जगह है, ठीक है ना। तो इसको अब मिला लें, इसको इस तरह सोच लें, देख लें। तो यहाँ पर और उस लेक्चर को आप दोबारा खोलकर इसके सामने रख कर देखें कि आप कैसे इसको फिट कर सकते हैं। व्यूअर्स देखें, ये चीज़ें आपको खुद करनी है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि जो आप एक्ट से काम करना चाह रहे हैं तो मैंने बहुत करीब इसको बना दिया ताकि ये आपका स्ट्रक्चर का भी काम कर जाए और आपके जो है स्टोरी डेवलपमेंट भी इसके अंदर फिट हो जाए। लेकिन मैंने अगेन कहा कि ये प्योरली नहीं है, तो उसको आपको वो जो आपका नॉलेज है पिछला उसको भी आपको साथ लेकर चलना है। मैंने वो आपको जगह बता दी कि ये वो थर्ड एक्ट में समझे कि यहाँ पर स्टेक्स जो हैं हमारे कैरेक्टर के और हमारी स्टोरी के जो है वो बढ़ गए हैं। और यूजली ये जो इवेंट होता है ना, इसको आप थोड़ा सरप्राइजिंग रखें। सरप्राइजिंग होगा तो ऑडियंस भी जो अपनी सीट के एज पर रहेंगे। तो यहाँ पर टर्न क्या था, कैटनिस को पता लगता है कि पीटा तो उनके साथ लगा हुआ है और इसको हंट डाउन करना चाह रहा है। तो शुरू से ही जब वो आपको पता होता है ना कि जब वो इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और वो जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही है, तो आपने बेसिकली ऑडियंस की अटैचमेंट करा दी, आपने उसको एक अच्छा इंसान शो कर दिया क्योंकि वो अपने प्रोटैगनिस्ट को अच्छा समझ रहा है। तो ला महला या आप अपने तौर पे वाकई सोचना शुरू करेंगे यार एक अच्छा लड़का है जो कि कैटनिस के साथ है, लेकिन जब हम उसको दिखाते हैं कि वो तो ग्रुप के साथ मिला हुआ है और बेसिकली तो वो ग्रुप तो हंट डाउन कर रहा है कैटनिस को, तो ये शॉकिंग है हमारे लिए, ऑडियंस के लिए कि ये क्या। और बिल्कुल उसके बाद उसकी वो टांग जल जाती है और उसके बाद वाली बात है वो उस तरह सर्वाइव करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर वो एक दरख्त पर चढ़ जाती है और वो जो है उसको लोकेट कर लेते हैं और उस दरख्त के नीचे होते हैं, ठीक है ना। ये जो उसने भी टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट टर्न आया है, इसके बाद थोड़ा वो शेक हुआ और यहाँ पर उसको अब रीएवैल्यूएट करने हैं अपनी स्ट्रेटजी को कि जिसको वो परस्यू कर रहा था वो असल में गोल नहीं है उसको एनालाइज करना है वो खुद कौन है और चाहेगा कि वो खुद से सच्चा हो, ठीक है ना, खुद से सच्चा हो। ये फॉल्स गोल शोल के चक्करों में पड़ा हुआ, खुद से सच्चा हो कि वो किस किस्म का इंसान है, ठीक है। वो हमदर्द है, वो झूठा है, वो सच्चा है, वो प्यार करने वाला क्या है, उसको रियलाइज़ करना है। यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ द ट्रुथ है। जब वो फिगर आउट करेगा व्यूअर्स कि उसका ट्रू नेचर क्या है, तो फिर यहाँ पर वो उस चीज़ के लिए फ़ाइट करेगा जिसको वो बिल्कुल सही समझ रहा होगा, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ द ट्रुथ था। तो वो कैटनिस के केस में रू वो जो लड़की होती है जिसका उसका बी फ्रेंड होती है,
और ट्रेनिंग में भी बी-फ्रेंडेड होती है। और आपको पता है कि जब वो ट्रैकर जैकेट नेट जो वो भेजती है, फिर इसी वजह से कैटनिस जो है वो उन पर वो ट्रैकर जैकेट नेट का हमला करती है। तो उसमें वो बी फ्रेंड जो होती है वो रू के साथ वो बी फ्रेंड हुई होती है। यहाँ पर व्यूअर्स ये ट्रेनिंग में बी फ्रेंड हो जाते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे जब वो नेस्ट, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, क्लिप में भी, कि जब वो उस नेट को गिरा रही होती है तो उसको भी कई दफ़ा वो जो बीज होती हैं उसको स्टिंग करती हैं, लेकिन उसको अब ये सोच लिया उसने कि अब ये सब कुछ होना है मेरे साथ, तो लेट्स प्ले द गेम जो वो खुद दिल से चाहती है, लिहाजा वो पहली दफ़ा अटैक करती है, ठीक है ना। तो और उसके बाद जब वो उनको अटैक करती है तो आपने देखा होगा कि वो जो स्टिंग जो होती है, जिसका से विनम कुछ जो है, जहर जो है कुछ भी उन बीज का, वो थोड़ा सा उसके अंदर भी चला जाता है वो, और वो हेलुसिनेट हो जाती है, उसको कुछ सही समझ नहीं आ रहा होता कि क्या है, और वो गिर जाती है, ठीक है ना। तो उसको फिर पीटा उठाता है, और जब पीटा उसको उठाता है और उसको वो बो देता है और वो एरो देता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये लोग उसके अगेंस्ट है, तो तब उसको रियलाइज़ होता है कि पीटा बेसिकली उसकी हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पर पीटा ने भी अपना ट्रू नेचर बता दिया कि बेसिकली एक फ्रेंडली है उसके साथ, और बेसिकली उसने इसकी ज़िंदगी को बचाया है, सरवाइव करवाया उसको। और यही बात है कि जब उसके पास बो भी आ गया, वो हथियार भी अब उसके पास आ गया, तो अब वो रू के साथ मिलकर फिर वो जो उन्होंने स्प्लाइज रखी होती हैं, फूड सप्लाईज रखी होती हैं जो बाकी कंटेस्टेंट हैं, उनको वो फिर वो तबाह करती है। तो ये उनका फिर वो प्लान होता है कि जिसके बाद वो एक्ट करते हैं। तो ये वो प्लान बनता है उनका कि अब उन्होंने क्या करना है। और आपको इसमें थोड़ा मज़े की बात बताता हूँ कि जब वो फूड सप्लाई को, जो कि बहुत बड़ा डंप किया होता है, उसको तबाह करते हैं, तो इसका मतलब कि वो कंटेस्टेंट को भूखा कर देना चाहती है, हंगर, और यही वजह है कि हंगर गेम्स। तो ये भी आप ज़रा रिलेट करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर वो कोई नहीं बता रहा होगा कि ये चूँकि हंगर कर रहे थे हंगर गेम्स, आपने कुछ इशारे होते हैं बीच में, कुछ सिंबल्स होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था वहाँ पर कि जब उनकी उसने स्प्लाइस को तबाह कर दिया, जब उसने उनकी स्प्लाइस को तबाह कर दिया तो अब वो हंगरी हो जाएंगे। तो हंगर गेम्स, ओके। तो इसी में आता है कि अब उसने चेंज होना है कि नहीं चेंज होना, दोनों सूरतें होती हैं, लेकिन कैटनिस चेंज होती है। वो क्या डिसाइड करती है कि नहीं, मैंने इनके अगेंस्ट लड़ना है, जब इनके अगेंस्ट मैं लड़ूंगी, मैं सरवाइव भी करूंगी, मैं विन भी करूंगी। तो ये चेंज अब उसमें आ गया, क्योंकि पहले ट्रुथ मोमेंट से पहले तो वो रिसीविंग एंड पर थी, और उसको रियलाइज़ हो रहा था कि यार पीटा भी उसके साथ नहीं है, तो फॉल्स गोल मैं अचीव करने के चक्कर में पड़ी हूँ। तो उस पोजीशन पे वो ऐसे में लगा था कि उसके स्टेक्स बहुत बढ़ गए और शी इज़ नो मोर, लेकिन ट्रुथ मोमेंट पे वो रियलाइज़ करती है कि असल में उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल में इतना ही रखते हैं, एक ही एग्जांपल काफ़ी है, क्योंकि बात तो होती है कि आपको बताना मकसद है कि समझाना कि कैसे आप इस एक्ट को फिट कर सकते हैं। जो अगर मैं और फिल्म्स की भी फिर बीच में डालूंगा तो फिर ये वीडियो जो है वो लंबी होती जाएगी और बाद में रिक्वेस्ट पर की भी जा सकती है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। व्यूअर्स, ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं ये समझता हूँ अपने दिल से भी, अगर मैं सोचूं तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं वो काम करूँ जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में नहीं करें। देखो, ये मैं आपको एक तो बता दूँ, और नेक्स्ट में हम एक्ट 4 पे देखेंगे, इम्प्लीमेंटिंग ए डूम प्लान। तो ये हम देखेंगे कि कैसे फिर आगे चलेगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।